दोस्तों, अगर मैं आप बोलूं कि जो हिस्ट्री आपको सिखाई गई है वो सिर्फ आधा सच है। आज हम हिस्ट्री का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ रट्टा मारने का नाम है, बुक्स के पन्ने याद रखने का नाम है, बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देने का नाम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो रट्टा मार के हर साल 1000 नहीं 1 लाख से ज्यादा यूपीएससी टॉपर होते। फिर असली गेम चेंजर क्या है? अगर आप सच में हिस्ट्री को न्यू पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो तो सुनो, ध्यान से सुनना। हार्वर्ड और आईवी लीग स्कॉलर्स के स्टडीज करते हैं, मैकेंजी एंड बीसीजी के कंसल्टेंट्स फ्रेमवर्क बनाते हैं, आईएएस टॉपर्स पैटर्न्स डिकोड करते हैं। तो अब आप भी वही करोगे। हिस्ट्री एक बैटलफील्ड है, एक कॉर्पोरेट वॉर, एक स्टार्टअप एवोल्यूशन है। हम अब एंशिएंट एमबीए को सीखेंगे और जानेंगे अशोका का एम्पायर स्केलिंग स्ट्रेटजी क्या थी। मेडिवल कॉर्पोरेट रेट को एनालिसिस करेंगे और जानेंगे गौरी वर्सेस पृथ्वीराज का होस्टाइल टेक ओवर। मॉडर्न स्टार्टअप पिवट को सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे नेशनलिस्ट ने ब्रिटिश एम्पायर को कैसे डिसरप्ट किया। हम हार्वर्ड स्टाइल में केस स्टडीज करेंगे। हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर का सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या था, उनके रोड्स, उनके लॉजिस्टिक, उनकी एफिशिएंसी। हम देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, उनकी फोर्टिफिकेशन, इकोनॉमी एंड वॉरफेयर स्ट्रेटजी। हम 8057 का फेल्ड आईपीओ देखेंगे। अगर तुम हिस्ट्री को इस एंगल से देखोगे तो यूपीएससी का पेपर एक बैटलफील्ड बन जाएगा और तुम उसके कमांडर। हम मैकेंजी बीसीजी के फ्रेमवर्क सीखेंगे। जैसे हम गुप्ता एज को गोल्डन एज बोलते हैं, पर हम उससे गोल्डन एज क्यों बोलते हैं? हम उसकी इकोनॉमिक बूम एनालिसिस करेंगे। मान लो तुम एक इकोनॉमिस्ट हो और तुम्हें एक केस स्टडी मिली, गुप्ता एम्पायर। हर तरफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, सिल्क रूट एक्टिव है। ये बूम कैसे आया और ये सस्टेन कैसे रहा? इसमें क्या फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं? जैसे फ्रेमवर्क नंबर 1, स्टेबल करेंसी सिस्टम, जिससे एक रोबस्ट इकोनॉमी बनी, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूट थी, एफिशिएंसी ज्यादा थी। थर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड एंड सॉफ्ट पावर, रोमन एम्पायर तक गुप्ता डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस था। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स बूम्स और रिसेशन समझने हैं तो गुप्ता एज का केस स्टडी परफेक्ट है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछता, वो लॉजिक और एनालिसिस मांग रहा है। हर चैप्टर को एक टाइम मशीन बनाएंगे, हर कंसेप्ट को एक चेस बोर्ड पे खेलेंगे, हर आंसर को एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह लिखेंगे। क्योंकि हिस्ट्री नहीं है रट्टा मारना, बल्कि पावर डिकोड करना है। फैक्ट्स याद करना नहीं है, बल्कि सिस्टम समझना है। हर इवेंट का एक्सरे करेंगे, हर स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे, हर आंसर को विनिंग मोमेंट बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप हिस्ट्री के शर्लक होम्स बनना चाहते हैं? क्या आप सच में तैयार हैं? अगर हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो की वीडियो को देख के आपको ये तो पता लग गया होगा कि ये हिस्ट्री का वो लेक्चर नहीं है जहाँ हम ट्रेडिशनल वे में हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल वे से मेरा मतलब है कि रट्टा मार के, डेट्स याद करके, किंग्स के नाम याद करके, वॉर्स का टाइम याद करके। नहीं, हम इस तरह से हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे। हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेट करके। हमें हर इवेंट का रूट कॉज पता होना चाहिए। हम हर इवेंट को जानेंगे कि क्यों, what is the impact, what is the significance of that particular event। हम केस स्टडी से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हम नए नए फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, जैसे मैकेंजी, बीसीजी के कंसल्टेंट यूज़ करते हैं। हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि एग्जैक्टली हिस्ट्री में हुआ क्या था, जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ था उसके पीछे क्या रीज़न थे, और वो आज करंट टाइम में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, जिनको लगता है कि हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है, जिनको लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ याद करने का सब्जेक्ट है, जिनको लगता है कि हिस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है, हिस्ट्री का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वीडियो के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का मतलब क्या है। अगर हम एटिमोलॉजिकल मीनिंग देखें हिस्ट्री का, तो इसका मीनिंग है इंक्वायरी,
नॉलेज गेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन और नरेटिव ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम जो नॉलेज गेन करते हैं वो गेन करते हैं इंक्वायरी के जरिए, इन्वेस्टिगेशन के जरिए, या फिर जो पास्ट इवेंट्स के नरेटिव है उनको जानकर। अगर हम सिंपल वे में बोले तो हिस्ट्री का मतलब है द स्टडी ऑफ चेंज। सिंपल, द स्टडी ऑफ चेंज। आज तक जो चेंज हुआ है उसको हम स्टडी करते हैं डिफरेंट मेथोडोलॉजी से, डिफरेंट फ्रेमवर्क से, उसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री। वैसे हिस्ट्री की स्टोरी तो बहुत पुरानी है, नियर अबाउट 13 बिलियन ईयर्स पुरानी है, पर हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक मिनट या एक एक सेकंड की हिस्ट्री पढ़ें। तो मैं 13 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री को 3-4 मिनट में आपको सुनाऊंगा। 13 बिलियन साल पहले एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये वो मोमेंट था जब मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस एग्जिस्टेंस में आए। यहीं से यूनिवर्स की शुरुआत हुई। फिजिक्स ये स्टडी करता है कि ये चारों मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। नियर अबाउट 3 लाख साल पहले या 3 लाख साल बाद आफ्टर द बिग बैंग, मैटर और एनर्जी ने नए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना शुरू किए जिसे हम एटम्स कहते हैं। एटम्स एक दूसरे से जुड़े और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने लगे जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। केमिस्ट्री ये स्टडी करती है कि जब एक ऑक्सीजन एटम एक हाइड्रोजन एटम से मिलता है तो क्या रिएक्शन होता है, या फिर जब एक साल्ट मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल से कांटेक्ट करता है तो क्या होता है, या फिर क्या होगा। 4 बिलियन साल पहले एक खास प्लेनेट अर्थ के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स बने और उन्होंने लाइफ शुरू की। ये मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म में बदलने लगे, यानी कि लिविंग बीइंग्स। बायोलॉजी ये स्टडी करती है कि एक लायन और जिराफ कैसे फंक्शन करते हैं। जब एक लायन जिराफ से मिलता है तो क्या होता है। 70,000 साल पहले एक खास प्राणी होमो सेपियंस ने नए तरीके से सोचना, बोलना और समझना शुरू किया। इंसान अलग अलग कल्चर्स बनाने लगा और फिर सोसाइटीज, सिटीज, किंगडम्स और सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी। हिस्ट्री यही स्टडी करती है कि इंसानों के कल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं फिजिक्स एटम को समझती है, केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स को, बायोलॉजी लिविंग बीइंग्स को, पर इंसानों ने जो सोसाइटी और कल्चर बनाए उसकी कहानी हिस्ट्री है। हम कैसे कल्चर्स, सिविलाइजेशंस और एम्पायर्स डेवलप करते गए ये समझना जरूरी है। इसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। इसी चेंज को समझने को हम हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री एक कहानी है जो हम अपने पास्ट के बारे में खुद को सुनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्टैटिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ डेट्स या वॉर्स या एम्पायर्स को याद नहीं रखते, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटीज़ कैसे डेवलप हुई, सिविलाइजेशन कैसे राइज और फॉल हुई, और किस तरह टेक्नोलॉजीज़ ने ह्यूमन प्रोग्रेस को शेप किया। कई लोग हिस्ट्री को सिर्फ राजा महाराजाओं, बैटल्स और डायनेस्टी का रिकॉर्ड समझते हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है, पर जस्ट कुछ हद तक। लेकिन हिस्ट्री इज मच मोर देन दैट। ये एक स्टडी है चेंज की, द स्टडी ऑफ चेंज। हर मेजर रेवोल्यूशन या मूवमेंट, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो या टेक्नोलॉजिकल हो, हिस्ट्री का एक इसेंशियल पार्ट है। अगर हम सिर्फ रूलर्स और एम्पायर्स तक लिमिटेड रहेंगे तो हम हिस्ट्री का सिर्फ एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग पाएंगे। अगर हमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को समझना है तो हमें पास्ट के पैटर्न्स और कॉज ऑफ चेंज को एनालाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो 3 सबसे बड़े रेवोल्यूशन हुए जो हमारी हिस्ट्री को शेप करते हैं, वो है फर्स्ट कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, सेकंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, थर्ड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अगर हम कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की बात करें, जो कि
नियर अबाउट 70,000 ईयर अगो हुआ था। इसमें होमोसेपियंस एक इनसिग्निफिकेंट अफ्रीकन एप थे, पर कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक थिंकिंग, लर्निंग, कम्युनिकेटिंग, इमेजिनिंग ने इंसान को दुनिया का सबसे पावरफुल एनिमल बना दिया। उसके बाद आया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जो कि आया 12,000 साल पहले। सोचो, हमारे पास कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया था 70,000 साल पहले और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया 12,000 साल पहले। मतलब नियर अबाउट 58,000 ईयर्स, 58,000 ईयर्स हमें पता नहीं लगा कि एग्रीकल्चर नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमने नियर अबाउट 60,000 ईयर्स ऐसे ही जंगलों में हंटर और गैदरर की तरह घूमते रहे, एक जगह से दूसरी जगह शिकार की तलाश में। तो जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ तो इंसानों ने एनिमल्स और प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा। विलेज, सिटी, एम्पायर्स और सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी। थर्ड है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन तो 500 साल पहले स्टार्ट हुआ। इंसान ने नेचर के लॉज को समझना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। जब हम गेंद ऊपर को फेंकते हैं तो नीचे क्यों गिरती है। फिजिक्स के 3 लॉज ऑफ मोशन, मतलब इस तरह के जो लॉज है नेचर के लॉज, उसको हमने समझना शुरू किया। मेडिसिन, फिजिक्स, एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे डिस्कवरीज ने इंसान को प्लेनेट का मास्टर बना दिया। अब हम एवोल्यूशन के नेचुरल रूल्स तक को चेंज कर सकते हैं, इतनी पावर आ गई है हमें। आज हम एक नए फेज में जा रहे हैं जिसमें एआई, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से लाइफ का एवोल्यूशन कंप्लीटली चेंज होने वाला है। हमने एक डेफिनेशन देखी पिछली स्लाइड में, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज। पर ये चेंज एग्जैक्टली है क्या? इस डेफिनेशन में चेंज का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि चेंज का मतलब क्या है? यार मेरा ना सिंपल फंडा है, आपको कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी को पता कैसे समझना है? अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि आप एक चॉकलेट खा रहे हो। अब वो चॉकलेट आपके टेस्ट वर्ड्स को फील हो रही है और उसके बाद आपके एसोफेगस से नीचे स्टमक को जा रही है। आपको पूरी फील होती है ना जब आप चॉकलेट खाते हो या खाना खाते हो या कुछ पीते हो। मैं चाहता हूँ कि आपको सब्जेक्ट भी ऐसे ही फील हो। जब भी आप उनको पढ़ो तो आपको पूरी फीलिंग आए कि मैं एक्चुअल में आज कुछ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट देखा और छोड़ दिया, देखा छोड़ दिया, हर चीज़ के बीच में घुस जाओ। अगर मैंने आपको बोला कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये चेंज है क्या, ये एक्चुअल में चेंज है क्या। वीडियो को रोको, पॉज करो, बुक्स में लिखो, कॉपी में लिखो कि व्हाट इज चेंज, एक्चुअल में चेंज का मतलब क्या है। तो इस तरह से हमें हिस्ट्री को पढ़ना है। तो चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, 2-3 मिनट की वीडियो है, 3 मिनट की वीडियो है। तो उस वीडियो को देखो और उसको ऑब्जर्व करो, नोट डाउन करो कि जो मैं चेंज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ उस वीडियो में कैसे वो चेंज को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो चलो देखो। They were our distant ancestors. Through evolution, they gave rise to new, more advanced species. Did you know the first ever gun changed the course of history? It all started in China during the 9th century. Alchemists accidentally invented gunpowder while searching for the elixir of life. By the 10th century, the first true gun, the fire lance, was created. It was a bamboo. Vaccines are among the most life-saving medical advancements
ever. Today, they save between 2 and 3 million lives every year. So we owe a lot to the people who first brought the concept of vaccination into our lives. Except, Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. This is the face of terror. A 21-year-old boy from Pakistan who, along with 9 other trained terrorists, held Mumbai hostage for 60 hours. Biggest democratic election. Marathon election. A mammoth undertaking. The world's biggest exercise in democracy. In India, voters picked its central government for the next 5 years. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of it. Just a first for India. It's a first in lunar exploration. No one successfully landed near the moon's south pole before. And it's a place of real interest for space science and also space exploration. It's one of the coldest places in the solar system, where water and other important chemicals are frozen in deep, shaded craters. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. कुंभ होने का ये समय बस कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कुंभ तभी होता है जब सन, मून और जुपिटर एक खास अलाइनमेंट में होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मैं किस चेंज की बात कर रहा हूँ। इसीलिए जो मैंने स्लाइड पे जो सारी फ़ोटो लगाई है उसी से रिलेटेड है। अब आपको पता लग रहा होगा कि इस फोटो का मीनिंग क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। सोचो अगर एक दिन आपके आसपास कोई पेड़ ना हो, साफ पानी ना हो और टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि जीना मुश्किल हो जाए। क्या आपको ये किसी फिल्म का सीन लग रहा है? पर ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। रियलिटी ये है कि हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं उसकी शुरुआत हिस्ट्री के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हो गई थी। जो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस हम आज फेस कर रहे हैं उसकी शुरुआत हिस्ट्री में हुई थी। कब? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जब 18th सेंचुरी में स्टीम इंजन्स आए, कोल बर्निंग बढ़ा और ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगी। ये वही टाइम था जब लोग सोच रहे थे कि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी को ऊपर ले जा रही है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ऑन होल अर्थ, कि हमें कितना बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा। आज क्लाइमेट चेंज एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू बन चुका है। कार्बन एमिशंस कंट्रोल करने के लिए एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन क्या नेशन सिर्फ अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में इस इशू को इग्नोर कर रहे हैं? हम कंटेम्परेरी वर्ल्ड की एक एग्जांपल लेते हैं। 2023 में COP28 कॉन्फ्रेंस के दौरान कई डेवलपिंग नेशंस ने डिमांड की कि डेवलप्ड कंट्रीज उनके ग्रीन ट्रांजिशन के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करें। लेकिन कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज नेशन ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम नहीं किया। जैसे चाइना, USA, ये वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करती है। उनका क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का कमिटमेंट होने के बावजूद भी वो कोल और ऑयल इंडस्ट्री पर डिपेंड रहती है। आज भी वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन और कोयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर ऐसे चलता रहा
तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास पेड़ नहीं होंगे और पीने के लिए साफ पानी नहीं होगा और हम नियर अबाउट ह्यूमैनिटी ख़त्म होने वाली होंगी। नेक्स्ट है वेपन्स, फ्रॉम स्टोन्स टू AI ड्रोन्स। तो हमें जैसा कि पता है, जब होमो सेपियंस नियर अबाउट 58,000 ईयर्स तक इस अर्थ पर घूमते रहे तो वो क्या करते थे, शिकार कैसे करते थे? वो शिकार करते थे पत्थरों से। बड़े बड़े पत्थर को वो तीखा करते थे, ग्रुप में शिकार करते थे। पर जब ट्रांजिशन हुआ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में तो उनको पता लगा कि भाई साहब मेटल भी होता है। उन्होंने मेटल के हथियार बनाने शुरू किए। धीरे धीरे उन्होंने बड़े बड़े हथियार बनाए, मेटल के तलवारें बनानी शुरू की, आर्चरी शुरू की, भाले बनाए, गदा बनाई, ढाल बनाई। और पहले एक प्योर मेटल से बनाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एलॉय का यूज़ किया ताकि तलवार और मजबूत हो। फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन हुई, जैसा कि हमने वीडियो में भी देखा, फिर हुआ गन पाउडर, फिर गेम में आया गन पाउडर। गन पाउडर का इन्वेंशन एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था, पर जब यूरोपियन एम्पायर्स ने इसे अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी में यूज़ किया तब सब कुछ बदल गया। तब से दुनिया का पावर बैलेंस बदलने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैंक्स और केमिकल वेपन्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटॉमिक बम, और आज AI पावर ड्रोन्स वारफेयर का फ्यूचर है। हर नए वेपन्स ने सिर्फ बैटलफील्ड नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और एथिकल डिबेट को भी चेंज किया। इसका रेलेवेंस क्या है आज? हम जैसे हमने बोला हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज बोला, पर उसमें हम वेपन्स क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब कि यूपीएससी हमारे वेपन्स की नॉलेज तो टेस्ट नहीं करेगा। हम वेपन्स के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेंस देखो यार। पहले हमारे पास स्टोन के वेपन थे, फिर मेटल के हुए, उसके बाद गन पाउडर आया, उसके बाद एटॉमिक बम, अब हमारे पास AI ड्रोन है। इन्होंने सिर्फ बैटलफील्ड चेंज नहीं की, इन्होंने पॉलिटिक्स चेंज की, इन्होंने हमारी एथिकल डिबेट्स चेंज की। जैसे एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हो रहा था तो एथिकल डिबेट ये हो रही थी कि हमें उसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक बटन दबाते ही पूरी कंट्री ख़त्म हो सकती थी। तो क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए नेसेसरी है या नहीं है? तो उस टाइम पे जो डिसीजन लिए गए वो आज भी हमें डेली लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर थ्रेट दिखाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोग्रेस नहीं, डिस्ट्रक्शन का भी एक टूल बन चुका है। AI पावर ड्रोन्स जैसे ऑटोनोमस वेपन्स ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक नए चैलेंजेस लेके आता है। नेशन में AI वॉरफेयर को लेके काफ़ी सारे कानून बने हैं, लेकिन मिलिट्री सुपर पावर्स अपनी सुपीरियरिटी के चक्कर में इन कानून को या रेगुलेशंस को कहाँ मानती है? इजराइल कहाँ मान रही है? USA कहाँ मान रहा है? तो इन दी एंड इस वेपन वाले पार्ट में हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट को याद रखने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि एक वार्निंग भी है। वार्निंग इस बात की कि जो मिस्टेक्स एम्पायर्स ने गन पाउडर के दौर में की वही आज AI वॉरफेयर के टाइम पर भी हो सकती है और हमें उन्हें अवॉइड करना है। अगर हम हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे तो नए वेपन सिर्फ नए कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं करेंगे, वो ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने लेके आएंगे जिनका सोल्यूशन और भी टफ हो जाएगा। और उनसे हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएगी जो अभी भी है वो है टेररिज्म। तो टेररिज्म का जो मैंने टाइटल दिया है वो दिया है फ्रॉम विलेज लेवल टू ग्लोबल। अगर हम टेररिज्म को बिल्कुल सिंपल तरीके से लेमन लैंग्वेज में समझे तो टेररिज्म का सिंपल मीनिंग होता है अपने जोर से काम करवाना। जैसे स्कूल में होते थे ना, कुछ लड़के ऐसे होते थे जो मतलब कि बिल्कुल ठीक ठाक दबदबा था जिनका स्कूल में, वो एक तरह का उनका टेरर होता था। वो भी एक तरह का टेररिज्म है, ऑल्दो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही विलेज से स्टार्ट होता है टेररिज्म, छोटी छोटी बातों से स्टार्ट होता है टेररिज्म, और वो
आगे जाके एक विलेज लेवल से ग्लोबल लेवल तक कैसे चला जाता है, उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू स्टडी दैट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ एक विलेज से लेके ग्लोबल लेवल तक कैसे टेररिज्म जा सकता है. आज टेररिज्म एक ग्लोबल थ्रेट है, पर इसका रूट कॉज काफ़ी पुराना है. जब ब्रिटिशर और फ्रेंच लोगों ने मिडल ईस्ट और साउथ एशिया को अपने रूल्स के हिसाब से डिवाइड किया, तो इससे ऐसे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए जो आज तक चल रहे हैं. कॉलोनियल रूलर्स ने अपने फ़ायदे के लिए आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बनाए, कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया और पावर स्ट्रगल के चक्कर में उन्होंने नए नए प्रॉब्लम्स को जन्म दिया. सबसे बड़ा जो एग्जांपल हमारे पास है वो है 1947 का पार्टीशन. नेक्स्ट है इलेक्शन. फ्रॉम किंग टू डेमोक्रेसी. किंग से लेके डेमोक्रेसी तक जो चेंज हुआ, वो चेंज कैसे हुआ? पहले राजाओं का राज था, मेरा वचन ही मेरा शासन है, इस तरह से राज होता था. उसके बाद धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, सोसाइटी चेंज हुई, हमारी आइडियोलॉजी चेंज हुई, हमारे सोचने समझने का तरीका चेंज हुआ, हमारे विचार चेंज हुए, हमारी इकोनॉमी चेंज हुई. उसके कारण हमारे पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज हुआ और आज हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं. पर ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया कहाँ से? तो ये डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो आया था एंशिएंट ग्रीक से, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल के टाइम से. अगर आपको सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में जानने की जिज्ञासा है तो ऑल्दो मैंने इस चैनल पे उन तीनों की वीडियो डाली है, मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है अपना देसी फिलोसफर. अब वहाँ जाकर भी फिलोसफी की वीडियोस देख सकते हो. उस चैनल पे मैं फिलोसफी ऑप्शनल की वीडियो डालता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ भी जाकर वीडियोस देख सकते हो. बैक टू द टॉपिक. आज भी डेमोक्रेसी सिर्फ एक आइडियल नहीं बल्कि एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है. इंडिया में ईवीएम हैकिंग, वोटर सप्रेशन और फेक न्यूज़ कैंपेन जैसे चैलेंजेस डेमोक्रेसी की इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं. यूएसए जैसे डेवलप्ड नेशन में भी गैरमिरंडिंग और वोटर आईडी लॉज से इलेक्शन मैनिपुलेट किए जा रहे हैं. सुपर पावर दूसरे देशों में रजीम चेंज करने के लिए डेमोक्रेसी का नाम लेकर वहाँ पे करप्शन करती है. जैसे थोड़े दिन पहले खबरें आई थी कि यूएसए का हाथ है बांग्लादेश में सत्ता चेंज करने में. पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, बट ऐसी खबर आई थी. तो आज भी इलेक्शंस एक पावर स्ट्रगल है. जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर सकता है, जो नैरेटिव बना सकता है, वही जीतता है. हमें पता है कि कैसे आजकल इतनी एड्स हम पेप्सी, कोका कोला की नहीं देखती जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की देखते हैं. मे बी अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो भी जिस स्टेट में आप रहते हो उससे रिलेवेंट जो पार्टी है वहाँ पे उसकी ऐड आ गई होगी. पता नहीं यार, मे भी हुआ हो आपके साथ. नेक्स्ट है मेडिसिन. फ्रॉम ट्री टू वैक्सीन. जब होमोसेपियंस जंगल में घूम रहे थे 58,000 ईयर्स तक, तो जब उनको चोट लगती थी, बुखार आता था, खांसी आती थी, जुकाम आता था, पेट में दर्द, गले में दर्द, कान में दर्द, तो वो क्या करते थे? वो डिपेंड करते थे या फिर दवा पे या फिर दुआ पे. दुआ उस टाइम पे क्या थी? पेड़ के पत्ते, टहनियाँ, जड़ें, वो उन पे डिपेंड करते थे. लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, जैसे जैसे लोगों ने न्यू न्यू इन्वेंशंस की, वैसे वैसे हमारे पास नई नई मेथड आ गए मेडिसिन को बनाने में. और आज हमारे पास वैक्सीन्स है. इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है कि कैसे मेडिसिन ने हमारी पूरी दुनिया को चेंज कर दिया. वो है 2020 का कोविड-19, कोरोना वायरस. अगर मान लो अभी तक वैक्सीन नहीं बनी होती 2025 तक, तो मे बी मोर देन बिलियंस लोग आज इस अर्थ पर ना होते. तो कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है मेडिसिन्स का हमारी डेली लाइफ में. सोच के देखो एक बार. अगर हम हिस्ट्री नहीं समझेंगे तो हम सिर्फ मेडिसिन का साइंटिफिक साइड दिखाई देगा,
लेकिन उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझने में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हिस्ट्री ये सब बताती है कि हेल्थ केयर सिर्फ एक ह्यूमन राइट नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड है जहाँ साइंटिफिक प्रोग्रेस और कॉरपोरेट ग्रीड दोनों टकराते हैं। अगर हम फ्यूचर पेंडेमिक्स और हेल्थ क्राइसिस को समझना है तो हमें सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं बल्कि मेडिसिन की हिस्ट्री और उसके पावर डायनामिक्स भी समझने पड़ेंगे। आगे स्पेस एक्सप्लोरेशन फ्रॉम अर्थ टू मार्स। अगर आप पुरानी स्टोरीज पढ़ोगे, पुरानी कहानियाँ पढ़ोगे, पुराने हमारे काव्य देखोगे या मतलब कि 1000 या 2000 साल पहले किताबें पढ़ोगे तो काफ़ी किताबों में, काफ़ी कहानियों में आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो आएगी ह्यूमन की चाहत उड़ने की, पक्षियों की तरह। तो हम कैसे एक पर्टिकुलर ड्रीम से मार्स तक, एक्चुअल में मार्स तक पहुंच गए। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा कि इंडिया ने मून के साउथ साइड में लैंडिंग की, जो कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट था जिसके लिए हमें प्राउड होना चाहिए एज ए इंडियंस। पर कैसे इसने हमारी सोसाइटी को चेंज कर दिया? क्योंकि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है ना, वो सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का नतीजा नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्बिशन का भी एक हिस्सा है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पास्ट में जाए, जब यूएसएसआर ने 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, तभी कोल्ड वॉर के बीच एक नए बैटलफील्ड की शुरुआत होती है। यूएसए अंदर से सड़ जाता है कि कैसे रशियंस ने हमसे पहले स्पेस में कुछ भेज दिया। तो यूएसए भी अगले 12 साल बाद यानी कि 1969 में अपोलो 11 मिशन के जरिए मून लैंडिंग करके स्पेस रेस में यूएसएसआर को हरा देता है। खुद सोच लो, 1969 में यूएसए ने मून लैंडिंग करके स्पेस रेस जीती थी। 1969 में, मतलब हमने अभी की, तब से मतलब 60-70 साल बाद। आज स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ ह्यूमन प्रोग्रेस का एक स्टेप नहीं है बल्कि रिसोर्सेज और पावर का एक नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। यूएसए, चाइना और रशिया जैसे देश मून और मार्स मिशन को जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस का एक हिस्सा बना रहे हैं। हमें हिस्ट्री दिखाती है कि जब भी नए फ्रंटियर एक्सप्लोर किए गए हैं, चाहे वो समुंदर हो, लैंड हो या स्पेस हो, वो सिर्फ डिस्कवरी के लिए नहीं बल्कि पावर और रिसोर्सेज के लिए भी किए गए हैं। आज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल से जुड़ा है। क्या स्पेस ह्यूमैनिटी के एक नए कोलैबोरेशन का फ्यूचर होगा या एक नया बैटलफील्ड बनेगा? पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। ये डिसाइड करेंगे कि हम सोसाइटी के हिस्ट्री से क्या सीख पाए हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया, फ्रॉम पीपल ट्री टू डिजिटल मीडिया। अब आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे पीपल ट्री क्यों लिखा? तो यहाँ पे मैंने जो पीपल ट्री है वो इसलिए लिखा क्योंकि जब इंसानों के पास, जब ह्यूमंस के पास, जब गांव वालों के पास टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, तो वो इन्फॉर्मेशन को कैसे फैलाते थे? कुछ नहीं करते थे। सुबह उठते थे, पिपल के नीचे बैठते थे, आराम से बातें करते थे कि भाई साहब उसकी बहू ने ऐसे कर दिया, उसकी बेटी ने ऐसे कर दिया, उसके बेटे ने ऐसे कर दिया, उसकी बीवी ने ऐसे कर दिया, उसके पति ने ऐसे कर दिया। बस इसी तरह से बातें होती थी। अब सेम ही बातें कहाँ हो रही है हमारी डिजिटल मीडिया में। पर ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें अब आप बोलोगे कि यार ये हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है। यार खुद सोचो ना, चेंज हुआ ना हमारी सोसाइटी में। अब पिपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठते हम। अगर हम पिपल के पेड़ के नीचे बैठेंगे तो हम सेल्फी खींच के डिजिटल मीडिया में पोस्ट कर देंगे। बट इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। कैसे? आज डीप फेक टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम मैनिपुलेशन और फेक न्यूज़ डेमोक्रेसी के लिए एक नया चैलेंज बन चुका है। पॉलिटिकल कैंपेन, टारगेटेड एड्स और एआई ड्रिवन प्रोपेगेंडा ने पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया है। और अगर पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट होंगे तो भाई साहब इलेक्शन भी मैनिपुलेट होंगे। बिग टेक कंपनीज जैसे मेटा, गूगल और एक्स एल्गोरिदम कंट्रोल करते हैं
जो पब्लिक डिस्कोर्स को शेप करता है। डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट सच और झूठ के बीच की लाइन को ब्लर कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक रश्मिका की वीडियो आई थी, फेक वीडियो आई थी, मतलब वो किसी के साथ भी हो सकता है यार। डाटा प्राइवेसी एक इल्यूजन बन चुका है। हमें पता है कि हमारा डाटा कितना सेफ है। जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो अभी, यूट्यूब, वो आपको यूज़ कर रहा है। अब कैसे यूज़ कर रहा है, इतने समझदार तो आप हो यार, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री हमें दिखाती है कि जो भी नए कम्युनिकेशन टूल्स आए उनका मिसयूज़ हुआ है, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, रेडियो हो या टीवी हो। आज सोशल मीडिया एक ऐसी बैटलफील्ड है जिसमें लोगों की सोच और परसेप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। आप मानते हो इस बात को कि जो आज के सोशल मीडिया है वो लोगों की सोच और परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके साथ। अगर हिस्ट्री से सीखना है तो सिर्फ कंज्यूम नहीं, क्रिटिकली एनालाइज भी करना सीखना होगा। नेक्स्ट है म्यूजिक, फ्रॉम क्लासिकल टू देसी हिप हॉप। दिस इज माई वन ऑफ फेवरेट आर्टिस्ट, दैट इज बोहेमिया। आपने वीडियो में देखा होगा कि पहले कैसे क्लासिकल म्यूजिक होते थे, हम उसको एंजॉय करते थे, पर आज हमारे पास स्टेज शो परफॉर्मेंस होती है, नए नए तरह के म्यूज़िक आ गए हैं, रैप, देसी हिप हॉप। तो कैसे कैसे ये चेंज आया, इसके पीछे जो मेन फैक्टर है वो क्या है, वो चेंज क्यों हुआ, उस चेंज को भी अगर हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हिप हॉप का जन्म यूएसए में अफ्रीकन कम्युनिटी की ऑपरेशन और स्ट्रगल की वॉइस, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि हमें पता है कि यूएसए की जो सॉफ्ट पावर है कितनी खतरनाक है, तो ये आर्टिस्ट भी जो बोहेमिया है वो अमेरिका गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे इंग्लिश में सीखा, उसके बाद में पंजाबी में कन्वर्ट कर दिया। आज म्यूज़िक सिर्फ एक कल्चर एक्सप्रेशन नहीं बल्कि एक $1 बिलियन बिजनेस है, हम सबको पता है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और रिकॉर्ड्स लेवल ने म्यूज़िक को एक ग्लोबल मार्केट बना दिया है। रैप जो कभी रेजिस्टेंस और रियल स्टोरीज का मीडियम था, आज लग्जरी, लाइफस्टाइल और ब्रांड एंडोर्समेंट का एक टूल बन चुका है। ऑटो ट्यून और एआई जनरेटेड म्यूजिक क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। इंडियन रैप सीन जैसे डिवाइन, एमीवे, कृष्णा, रफ्तार, बोहेमिया, यो हनी सिंह जैसे आर्टिस्ट के साथ इवॉल्व हो रहा है। पर क्या असली हिप हॉप कल्चर जिंदा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हिस्ट्री दिखाती है कि आर्ट और कल्चर का एवोल्यूशन सिर्फ क्रिएटिविटी से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से भी होता है। म्यूजिक जो कभी रेविलियन था, आज एक कॉरपोरेट एसेट बन चुका है। क्या आज के आर्टिस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सिर्फ इंडस्ट्री के रूल्स फॉलो कर रहे हैं? अगर म्यूजिक हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन है तो क्या हम अपनी ओरिजिनलिटी को खो रहे हैं? नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट, फ्रॉम रामलीला टू एनिमे। पहले रामलीला होती थी गाँव में, अच्छे से लोग एंजॉय करते थे, पर आज हमारे पास एनिमे है। अगर आपको लगता है कि एनिमे सिर्फ कार्टून है तो आप ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं समझ रहे। सच में यार, एनिमे इतने पॉपुलर हो चुके हैं इंडिया में। एक क्रंचीरोल ऐप है, आप उस पर जाओ और एनिमे देखो। बट ये चेंज आया कैसे? स्टेज शो पे जो रामायण होती थी हम उनको एंजॉय करते थे, पर आज हम एनिमे को एंजॉय कर रहे हैं इंडिया में बैठ के, जो कि इंडिया में भी नहीं बनते। कैसे ये चेंज आया कैसे? इस चेंज को अगर हमें समझना है तो हमें हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। आज एंटरटेनमेंट सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। हॉलीवुड ने अमेरिकन आइडल्स को ग्लोबलाइज किया, के पॉप ने साउथ कोरिया का कल्चर डोमिनेंस बढ़ाया और एनिमे जापान का बिगेस्ट एक्सपोर्ट बन गया है। नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल और डिज्नी जैसे प्लेटफॉर्म एनिमे को ग्लोबल मार्केट में पुश कर रहे हैं। हिस्ट्री दिखाती है कि पावर सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक से नहीं बल्कि कल्चर और स्टोरी टेलिंग से भी आती है। आज इंडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मीडियम नहीं, आज एनिमे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मीडियम नहीं बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट है जो जापान की लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है। ऑब्वियस ही बात है यार, मैं खुद एंजॉय करता हूँ एनिमे। मैंने डीमन स्लेयर देखा है, मैंने आजकल वो देख रहा हूँ, क्या नाम उसका, क्या यार था नाम, उसका नाम भूल गया मैं, छोड़ो। नेक्स्ट है
महाकुंभ, मॉडर्न रेलेवेंस ऑफ ट्रेडिशन। क्या आज के डिजिटल ज़माने में भी स्पिरिचुअलिटी रिलेवेंट है? महाकुंभ सिर्फ एक रिलीजियस गैदरिंग नहीं बल्कि एक कल्चरल और इकोनॉमिक फिनोमिना है जो मिलियंस ऑफ लोगों को एक जगह लेके आता है। ये फेथ, आइडेंटिटी और कम्युनिटी बॉन्डिंग का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस इवेंट का इम्पैक्ट टूरिज्म, इकोनॉमी और ग्लोबल डिप्लोमेसी तक जाता है। इस महाकुंभ में मोर देन 45 करोड़ लोग प्रयागराज गए थे। तो सोचो कितनी बड़ी गैदरिंग थी वो इंडिया की एक सॉफ्ट पावर को भी दिखाती है। तो आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा कि जो हिस्ट्री की डेफिनेशन में जो चेंज का मतलब है, उस चेंज का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में वादा भी किया था कि हम हिस्ट्री को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री को हम बड़े ही इंजॉय करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्रोच हिस्ट्री। इफ वी ट्रूली वांट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, we must shift our focus from kings and generals to the invisible forces that shapes societies, biology, economics, culture and ideas. अगर हमें एक्चुअल में हिस्ट्री को समझना है ना, वो भी डीपली, तो सिर्फ किंग्स और जनरल पे फोकस नहीं करना। हमें उन इनविजिबल फोर्सेस को देखना है जो सोसाइटीज़ को शेप करती है, जैसे बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कल्चर और आइडियाज़। तो जो सबसे बड़ा फैक्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं जो सबसे पहला स्टेप है हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है हमें, वो है बड़ा सोचो। क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ अलग अलग इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पैटर्न्स का एक स्टडी है। हमेशा बड़े सवाल पूछो कि भाई साहब ऐसा क्यों हुआ, होमो सेपियंस ने दुनिया पर कब्जा कैसे किया, एग्रीकल्चर हंटिंग से डोमिनेंट कैसे बन गई, छोटी ट्राइब से लेकर ग्लोबल एम्पायर्स तक ह्यूमंस का सफ़र कैसे हुआ। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछने हैं आपको। सबसे बड़े हिस्टोरिकल चेंज पॉलिटिकल या वॉर्स के वजह से नहीं बल्कि साइलेंट रेवोल्यूशन की वजह से आए हैं, जैसे राइटिंग, मनी, साइंस जैसे इन्वेंशन ने दुनिया को बदल दिया है। सेकंड है मनी और पावर को फॉलो करो। हमें इकोनॉमिक्स और पावर के रोल पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को समझना है तो ये सवाल पूछो, खुद से पूछो, इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसे हो रहा है, ये इवेंट रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बदल रहा है, की वजह से ह्यूमन कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट कैसे शिफ्ट हो रहा है। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूं आपको, जो मैंने बोला कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा किसे हो रहा है। कुछ साल पहले ना, नियर अबाउट 10-12 साल पहले दिल्ली में एक मूवमेंट हुई थी करप्शन को लेके। 2011 या 12 में हुई थी या 13 में, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, 12-13 में हुई थी। सोचो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ था। मैं भाई नाम नहीं लेने वाला किसी का भी, मुझे भाई साहब CBI से डर लगता है। जिस भी सोसाइटी में पैसा और पावर कॉन्सेंट्रेट होता है, वही सोसाइटी हिस्ट्री की डायरेक्शन डिसाइड करती है। जो थर्ड है, हमें नैरेटिव को फॉलो करना है। क्यों? हिस्ट्री असल में एक कहानी है जो हम दुनिया को समझने के लिए बनाते हैं, लेकिन ये कहानी अक्सर मिथ्स होती है जो पावर मेंटेन करने के लिए बनाई गई होती है। खुद सोचो ना, जब कांग्रेस आती है तो हिंदू धर्म का प्रसार कम हो जाता है, जब बीजेपी आती है तो हिंदू धर्म का प्रसार बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो क्यों हो रहा है। ये कहानी सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। इस कहानी में क्या छुपाया गया है, हमें ये सोचना है। अगर दूसरी साइड से देखें तो ये कहानी कैसे दिखेगी। हर नेशन, रिलीजन और आइडियोलॉजी हिस्ट्री को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं ताकि अपनी पावर जस्टिफाई कर सकें। इसलिए हमेशा मल्टीपल पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा। हमें इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग अपनानी पड़ेगी। हिस्ट्री सिर्फ एक अकेली सब्जेक्ट नहीं है,
ये बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर गन पाउडर नहीं आता तो हिस्ट्री कैसे चेंज होती? समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? साइकोलॉजी से रिलीजियस बिलीफ और आइडियोलॉजी के इम्पैक्ट समझे जा सकते हैं। एनर्जी और साइंस से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी के इफेक्ट समझे जा सकते हैं। अगर हिस्ट्री को डीपली समझना है तो मल्टीपल डिसिप्लिन्स के कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। और एंड में आता है अपने आप को हिस्ट्री में देखो। हिस्ट्री सिर्फ पार्ट्स की बातें नहीं है, ये हमारी आज की चॉइसेस का भी रिफ्लेक्शन है। आज आप जो कंज्यूम कर रहे हो, जिसे वोट देते हो, जो बिलीफ रखते हो, ये सब फ्यूचर शेप करता है। हर इंडिविजुअल एक बिगर हिस्टोरिकल नैरेटिव का पार्ट है। आज जो डिसीजन हम ले रहे हैं वही फ्यूचर की हिस्ट्री लिख रहे हैं। इन दी एंड हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री पार्ट्स के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में है। अगर हम समझना चाहते हैं कि हमने मनी, नेशंस और गॉड जैसे कंसेप्ट पे विश्वास करना स्टार्ट क्यों किया, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये स्टोरीज आज भी रेलेवेंट है या हमें नए नैरेटिव्स बनाने की ज़रूरत है। अगर हम फ्यूचर इंटेलिजेंटली शेप करना चाहते हैं तो हमें पहले पास्ट के मिथ को समझना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री एक आखिरी सवाल पूछती है, ह्यूमन होने का असली मतलब क्या है? वाई वी आर कंसिडरिंग आवरसेल्फ सिविलाइज्ड ह्यूमंस? इस हिस्ट्री हमसे बार बार ये क्वेश्चन पूछती रहती है। तो इन 5 क्वेश्चनों की मदद से या 5 फ्रेमवर्क्स की मदद से आपको पता लग गया होगा कि हमें हिस्ट्री को अप्रोच कैसे करना है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब हिस्ट्री का कुछ फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बेफालतू में याद करते रहो। तो आज मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि हाउ हिस्ट्री शेप ए बेटर फ्यूचर। हाउ कैन हिस्ट्री शेप ए बेटर फ्यूचर? क्या आज की दुनिया पास्ट में बोए गए सीड्स या बीज का परिणाम नहीं है? अब हमें इसे बदलना है तो कौन से वो नए सीड्स है जो हमें बोने पड़ेंगे? आज जो दुनिया हम देख रहे हैं वो उन सोच विचार और इन्वेंशंस का परिणाम है जो पास्ट में हुए हैं। हर आइडिया, बिलीफ सिस्टम या टेक्नोलॉजी जो हमारी रियलिटी को शेप कर रहा है वो कभी एक छोटी सी सोच हुई होगी। आज उसका रिजल्ट इतना बड़ा हो गया है कि उस आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं। ये सब धीरे धीरे इवॉल्व होता है और समाज को बदलता है। अगर हमें दुनिया को बदलना है तो हमें नए सीड्स बोने पड़ेंगे, ऐसे विचार, वैल्यूज़ और एक्शन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं और एक नए फ्यूचर इंस्पायर कर रहे हैं। पर अगर हमें नए बीज बोने हैं तो हमें पहले ये भी समझना पड़ेगा ना कि पास्ट में वो कौन से सीड्स थे जो उस टाइम पे लोगों ने लगाए थे और जिनके फ्रूट आज हम चाहे वो खट्टे या चाहे मीठे हैं खा रहे हैं। सबसे पहला जो सीड है वो है आइडिया और बिलीफ। नेशन स्टेट्स एक टाइम पे एक आइडिया था, आज ये मॉडर्न रियलिटी है। जो कंट्रीज है, जो नेशंस है, वो एक टाइम पे आइडिया ही था, आज हम उनका पार्ट है। सेकंड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने लाइफस्टाइल बदल दिया, जैसे लोग जिससे सिटीज़ और सिविलाइजेशन डेवलप हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मॉडर्न इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को फ्यूल दिया। फर्स्ट है आइडिया और बिलीफ, सेकंड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, थर्ड है कल्चरल नैरेटिव्स। रिलीजन, मिथ्स और आइडियोलॉजी ने ह्यूमन कोऑपरेशन और मोरालिटी को शेप किया। कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म ने ग्लोबल इकोनॉमी का फ्रेमवर्क तैयार किया। और फोर्थ है कॉन्फ्लिक्ट और मूवमेंट्स। वॉर्स और रेवोल्यूशन ने ओल्ड सिस्टम ख़त्म किए और नए सिस्टम स्टार्ट किए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाना है तो हमें कौन से नए सीड बोने पड़ेंगे? सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं कर भी रहा हूँ, वो है नॉलेज और एजुकेशन। एजुकेशन रोट लर्निंग की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और अडेप्टिबिलिटी पे फोकस करे। क्लाइमेट चेंज, एआई और ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस जैसी चीज़ों की समझ यूनिवर्सल होनी चाहिए, हमें हर एक बच्चे को सिखाना चाहिए। सेकंड है वैल्यू का सीड, एम्पैथी
और कोऑपरेशन। लोगों को ये समझाया जाए कि हम सिर्फ अलग अलग नेशंस का हिस्सा नहीं बल्कि एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट हैं। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स के जगह हमें इकोलॉजिकल बैलेंस पे फोकस करना पड़ेगा। थर्ड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के सीड। एआई, रिन्यूएबल एनर्जी और मेडिकल एडवांसमेंट से ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसे टेक्नोलॉजी हो जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करे, ना कि उसके खिलाफ। फोर्थ है सोशल सिस्टम के सीड। पॉलिटिकल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूसिविटी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि इंडिया में है। इकोनॉमिक्स मॉडल्स जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी प्रमोट करें। फिफ्थ है स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल रिन्यूअल के सीड। देखो, टोटल 5 सीड हैं। पहला है नॉलेज और एजुकेशन, जिसके लिए मैं अभी आपके सामने काम कर रहा हूँ। दूसरा है वैल्यू के सीड, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की सीड, जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। चौथा है सोशल सिस्टम के सीड, इनडायरेक्टली कुछ कर रहा हूँ। पांचवा है स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल रिन्यूअल के सीड, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मेरा सेकंड चैनल है अपना देसी फिलोसफर। हमें मटेरियल सक्सेस के अलावा लोग पर्पस खोजें, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी या आर्ट के थ्रू डिवाइसिव आइडियोलॉजी को रिप्लेस करके ऐसे नैरेटिव लाएं जो ह्यूमैनिटी को यूनाइट करें। इन दी एंड हम बोल सकते हैं कि अगर हमें अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाना है, दमदार बनाना है, एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पे हर कोई खुश हो, जहाँ कोई भूखा ना मरे, जहाँ कोई भूखा ना सोए, जहाँ चारों ओर खुशहाली हो, तो हमें इन 5 सीड्स को ध्यान में रखना है, इनको प्यार से बोना है, ताकि इनके आगे जाके फ्रूट्स मीठे हों। तो आई होप जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि हम हिस्ट्री को एक इन्वेस्टिगेशन की तरह समझेंगे, ये जस्ट अभी स्टार्ट है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम इंडिया की ज्योग्राफी का रिलेवेंस जानेंगे कि क्यों है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, तो उसमें हम काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स यूज़ करेंगे। तो इसी तरह प्यार बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों को, भाई बहन को, या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको आपको बताना है कि भाई साहब हिस्ट्री रट्टा मारने वाला बात नहीं है। अगर आपके भाई बहन या आपके रिश्तेदार जिनके बच्चे छोटे हैं, 8th क्लास में, 10th क्लास में है, +1 में, +2 में, तो उनको ये वीडियो आप सेंड कर सकते हो, ताकि उनको पता लगे कि चीज़ों को डील कैसे करना है। ओके, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।